पूरी दुनिया हैरान थी कि पाकिस्तान के पास ऐसा कौन सा खुफिया हथियार है जिसकी वजह से इसने 6 और 7 मई की दरमियानी रात और आखिर में 10 मई के सुबह इन्होंने इंडिया की ऐसी तैसी फेर दी थी। अब वो हथियार सामने आ गया है और दुनिया बहुत ज़्यादा हैरान है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क ने ये सब कुछ बना कैसे लिया था। और अब दुनिया के बड़े बड़े मुल्क पाकिस्तान से कह रहे हैं कि मेहरबानी करके हमें भी ये सिस्टम दे दे ताकि हम इसको इवॉल्व कर लें। वो सिस्टम क्या था जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था, ये हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और पाकिस्तान को खतरनाक तरीन जहाज मिल गए और इन जहाज़ों की मौजूदगी में क्या इंडिया दोबारा पाकिस्तान की तरफ टेढ़ी आंख से देख सकेगा, ये भी आपको इसी व्लॉग में बताया जाएगा। और इंडिया के लिए एक नया महाज खुल गया है। पाकिस्तान का महाज अभी खत्म हुआ नहीं, ठंडा हुआ नहीं, और उसकी बैक पे भी एक दोबारा महाज खुल गया है। ये महाज किस किस्म का है और क्या इंडिया अब दोनों साइडों से सैंडविच बनने वाला है, ये भी आपको इसी व्लॉग में बताया जाएगा। और पाकिस्तान के लिए एक इंतहाई जबरदस्त किस्म की खुशखबरी, पाकिस्तान के ऊपर खुशखबरियों की बारिश हो रही है, एक और खुशखबरी भी आ जाई है, वो भी आपके सामने इसी व्लॉग में रखेंगे। और इसके साथ साथ इंडिया का एक डैम पाकिस्तान के मसलसल निशाने पे रहेगा। अब अगर इंडिया ने गड़बड़ की तो हम उस डैम को उड़ा देंगे। कौन सा डैम है ये भी आपको इसी व्लॉग में बताया जाएगा। लेकिन व्लॉग की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ये जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ये याद रखें कि अच्छी बात सदका जारिया होती है। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो किसी न किसी के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और हमने अपना कॉलम 0 पॉइंट अब ऑडियो फॉर्म में लॉन्च कर दिया। आप इस लिंक पे क्लिक करके अब हमारा कॉलम सुन भी सकते हैं। और हमने आपके लिए एक व्हाट्सएप कम्युनिटी बनाई है, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पे क्लिक करके उस कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं ताकि आपको सारी खबरें फौरी तौर पे मिल जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़रूख़ अब्बास न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी में। नाज़रीन, पाकिस्तान में खुशियों का और हिंदुस्तान में मातम का सिलसिला जारी है और थप्पड़ पे थप्पड़ उन्हें पड़ रहे हैं। आज तो हम जितनी स्टोरीज आपको बताने वाले हैं, ज़्यादातर स्टोरीज इस तरह की हैं कि जिसमें इंडिया की ठीक ठाक ठुकाई हुई है, पाकिस्तान से भी और बाकी ममालिक से भी। और अभी सरदस्त मैं जिस स्टोरी की तरफ आपको लेके जा रहा हूं उससे पहले एक छोटी सी एग्जाम्पल मैं आपको देने लगा हूं। क्रिस्टीना फेयर, ये एक नाम याद रखिएगा, ये प्रोफेसर ऑफ सिक्योरिटी स्टडीज़ हैं जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में। इनका दी वायर पे इंटरव्यू किया करण थापर साहब ने, सॉरी थापर साहब ने, करण थापर साहब ने इनसे क्वेश्चन किया जी कि उनकी तरफ से उनकी मिलिट्री ये क्लेम कर रही है कि पाकिस्तान के खुदा न खास्ता कोई जहाज हिट हुए हैं। तो उन्होंने आगे से जानते जवाब क्या दिया, उन्होंने कहा बकवास। अब गोरी ने आगे से हिंदी में या उर्दू में कहा, उसने कहा बकवास, उसने कहा फजूल बात है, कुछ भी नहीं हुआ और पाकिस्तान ने आपके जहाज गिराए हैं, इसकी तमाम इंफॉर्मेशन मौजूद है। तो ये तो हालत हो रही है इंडियन मीडिया की और इंडिया की खुद की। अब चलते हैं अपनी सबसे पहली स्टोरी की तरफ। हमारा खतरनाक तरीन हथियार, एक ऐसा हथियार जिसने पूरी जंग पलट के रख दी, जिसने तबाही फेर के रख दी है। क्या है ये आपको बताएंगे आज की अपनी पहली स्टोरी में। अच्छा, इस तरह है कि जब भी फ़िज़ाइया की सूरत हाल होती है तो फ़िज़ाइया के अंदर क्योंकि बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, बहुत सारे आपके पास जहाज होते हैं, बहुत सारे आपके पास वेपन्स होते हैं, उन सबको सिंक्रोनाइज करना, एक जगह इकट्ठा करना, एक कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर परोना, ये बड़ा डिफिकल्ट होता है। और अमूमन मुल्क जो होते हैं इस चीज़ के अंदर परेशान होते हैं। मतलब फर्ज करें कि जो इंडिया है ना, उसने राफेल तैयारे खरीदे। जब राफेल तैयारे खरीदे और नीचे उसका जो रेडार सिस्टम है, वो राफेल तैयारों का उस रेडार सिस्टम के साथ कम्युनिकेशन एक लिंक क्रिएट नहीं हो रहा था। यही वजह थी कि जब राफेल तैयारे गिरे और बहुत डिबेट अगर इंडिया के अंदर शुरू हुई तो इंडिया को ये बताया गया कि आपका जो रेडार सिस्टम है वो क्योंकि इसके साथ सिंक्रोनाइज नहीं हो रहा, इस वजह से कम्युनिकेशन गैप पैदा हो रहा है। और आपको चाहिए कि आप जो अपना पूरा ग्राउंड सिस्टम है उसको तब्दील करके राफेल से ये भी खरीदें ताकि दोनों जो है ना आपस में लिंक हो सके। और वो डिबेट शुरू हो गई थी इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा कि अब हमें ये पुराना सिस्टम निकाल के हमें राफेल से ही खरीदना चाहिए क्योंकि वही जहाज है, वही ग्राउंड सिस्टम है, तो एक दूसरे के साथ मिलकर ये काम चला सकेंगे। अब पाकिस्तान के अंदर इस तरह है कि पाकिस्तान के पास मुख्तलिफ ब्रांड के जहाज हैं। मतलब F-16 है, अमेरिकन ब्रांड है, अमेरिकन सिस्टम है। फिर इसके साथ J-10 है जो ज़ाहिर है चाइनीज़ सिस्टम है, और साथ ही JF-17 पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर बनाया। इसके अलावा मिराज है पाकिस्तान के पास। तो ये मुख्तलिफ ज़ाहिर ब्रांड्स हैं, मुख्तलिफ मुल्कों के ब्रांड्स हैं। और नीचे जो ग्राउंड सिस्टम्स हैं वो भी मुख्तलिफ मुल्कों के। हमने जर्मनी से खरीदा, हमने चेक रिपब्लिक से खरीदा, हमने अमेरिका से खरीदा हुआ है, हमने चाइना से खरीदा हुआ है। तो ये जो सारे नीचे रेडार सिस्टम है, और इटली से भी हमारे पास एक है सिस्टम। अब ये सारे रेडार सिस्टम है और ग्राउंड सिस्टम्स हैं और ये सारे मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में प्लेस हुए हैं। अब इन सबको एक जगह इकट्ठा करना ये एक बड़ा डिफिकल्ट टास्क है, ये मुमकिन ही नहीं है। क्योंकि उसकी वजह यह है कि हर मुल्क ने टेक्नोलॉजी अपने लिए इवॉल्व रखी हुई है, अपने लिए इवॉल्व की हुई है, और वो नहीं चाहता कि किसी और मुल्क के साथ उसको शेयर किया जा सके। और उन्होंने सारे बैरियर्स लगाए होते हैं। ऐसा नहीं होता कि जर्मनी का सिस्टम जो है उसको सिंक्रोनाइज कर ले इटली के सिस्टम के साथ। और अगर ये हो गया तो फिर जाहिर उनकी जो हेजमनी है वो खत्म होगी ना जी, उनकी जो एक्सक्लूसिविटी है वो खत्म हो गई। तो वो तुम्हें ब्रेक हो गया सिस्टम। इसका मतलब ये हुआ कि आपने अल्टरेशन करके उनका सिस्टम ब्रेक कर दिया, जिससे जाहिर वो प्राइड ले रहे थे जी हमारा सिस्टम जो है कभी हाईजैक नहीं हुआ, हमारा सिस्टम जो है वो उसको ब्रेक नहीं किया जा सकता, उसको चेंज नहीं किया जा सकता। तो फिर खत्म हो गया ना जी। पाकिस्तान ने कमाल ये किया, और ये सारे के सारे पाकिस्तानी अपने बच्चे हैं, अपने लड़के हैं, जिन्होंने यहाँ बैठ के 2 सिस्टम क्रिएट किए। एक उन्होंने इन सबको सिंक्रोनाइज कर लिया, एक सिस्टम के अंदर परो लिया जो मुख्तलिफ ब्रांड्स के मुख्तलिफ मुल्कों के जहाज से। एक तो कमाल उन्होंने ये किया, और इसको उन्होंने नाम दिया हुआ है विजन लिंक।
तो ये विजन लिंक जो है वो पीएफ के सेंट्रल कमांड सिस्टम के अंदर वहां पे मौजूद है, और ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानियों ने खुद बनाया है, इसमें किसी और मुल्क का कोई कमाल नहीं है। ठीक है। और इससे उन्होंने इस तरह किया कि अपने सारे जहाज और ग्राउंड सिस्टम जो है उन्होंने सबको सिंक्रोनाइज कर लिए, वो सब एक ही आप ये समझिए ऑर्केस्ट्रा है, एक ही किस्म का म्यूजिक है जो मुसलसल बज सकता है, और उसके अंदर कोई चीज एक दूसरे के साथ जो है मुखालिफ नहीं है, सब एक दूसरे के साथ मुताबिकत रखते हैं। और इसके साथ साथ जो पाकिस्तानी बच्चों ने कमाल किया, लड़कों ने कमाल किया, वो ये था कि ये इंडिया का जो साइबर सिस्टम है उसको इन्होंने हाईजैक कर लिया, उससे इन्होंने हैक कर लिया, और ये ऐसा कोई सिस्टम इन्होंने क्रिएट किया हुआ था जिसको उन्होंने कभी दुनिया की किसी काम तक नहीं पहुंचने दिया, किसी को सरगोशी भी नहीं हुई कि पाकिस्तान के पास इस किस्म का सिस्टम है। और ये एक सरप्राइज एलिमेंट था जिसे सुन के, जिसे देख के पूरी दुनिया हैरान रहेगी। तो अब अगर हम जाएं डॉग फाइट की तरफ जो 6 और 7 तारीख की दरमियानी रात को हुई, और उसके बाद अगर हम 10 मई की तरफ जाएं तो दोनों मौकों पर पाकिस्तान ने ये दोनों जो अपने खुफिया हथियार है वो इस्तेमाल किए, विजन लिंक को इस्तेमाल किया, और उसी विजन लिंक के जरिए इन्होंने राफेल तैयारे गिरा लिए, और उसके ऊपर ज़ाहिर पूरी दुनिया के अंदर कोहराम मच गया कि ये कैसे मुमकिन है, राफेल तैयारा आज तक गिरा ही नहीं, और वो भी इन्होंने J-10 से गिरा लिया। और J-10 जो है इसने जिंदगी में पहली मरतबा को राफेल तैयारा बल्कि कोई भी तैयारा गिराया, तो वो टेक्नोलॉजी ज़ाहिर चाइना के पास भी नहीं थी। तो सवाल ये था कि ये पाकिस्तान के पास आ कहाँ से गई। और उसके बाद जब 10 मई आया तो पाकिस्तान ने एक तो जो हमारे लड़के हैं उन्हें फौरी तौर पे उनको सारा सिस्टम उनका जैम कर दिया, साथ उनका साइबर अटैक करके उनको पूरा सिस्टम हाईजैक कर लिया। और वो जो हाईजैकिंग है वो सेकंड्स के हिसाब से बहुत कारीगर होती है, बहुत काम दिखाती है। बस आप ये देखें कि बस सेकंड की गेम है, और सेकंड में आप दुश्मन के सारे तैयारों को नीचे गिरा सकते हैं, क्योंकि उसकी वजह ये कि जो सेंट्रल कमांड है उनकी, ये सेंट्रल उनका सिस्टम है, उसके साथ उनका लिंक खत्म हो गया, कम्युनिकेशन जैम कर दिया आपने, तो लिंक ही आपका खत्म हो गया। क्योंकि उसकी वजह ये है कि जहाज इतने तेज है, इनकी स्पीड बहुत ज्यादा है, और साथ साथ जो इनके साथ मिसाइल्स लगे होते हैं उनकी स्पीड इतना ज्यादा है कि आप अपनी आंख से नहीं देख सकते। इसके लिए आपको ग्राउंड सिस्टम की जरूरत है, और ग्राउंड सिस्टम के साथ अगर आपका कम्युनिकेशन सिस्टम ब्रेक कर गया, आपको पता नहीं चल रहा कि आप किस साइड पे जा रहे हैं और किस साइड से आपके ऊपर मिसाइल आ रहा है, या सामने क्या है, पीछे क्या है, दाएं क्या है, बाएं क्या है, नीचे क्या सूरत हाल है, तो फिर तो आप फंस गए, फिर तो आप मारे गए। तो ये दो चीज़ें जो है हमारे लड़कों ने बनाई थी और हमारी टीम ने बनाई थी, और ये पाकिस्तान की अपनी पैदावार है, ये अपनी प्रोडक्ट है। एक तो विजन लिंक, और दूसरा जो है ये जो साइबर सिस्टम जिसके जरिए आप दूसरे दुश्मन मुल्क के साइबर सिस्टम को या उनकी कम्युनिकेशन को आप जैम कर सकते हैं। तो जो जैमिंग है वो भी पाकिस्तान का कमाल था। इसके साथ साथ एक और इंफॉर्मेशन जो निकली और अब ये निकलने शुरू हुई वो ये है कि कतर जो है उसके पास भी राफेल तैयार हैं, और पाकिस्तान उनके साथ, कतर के साथ मिलकर ज्वाइंट एक्सरसाइजेस करता रहा। और जब हमारे पायलट्स वहाँ जाते थे तो जाहिर उनको राफेल तैयारे मिले, उनको नजर आए, उन्होंने देखा, उनके साथ उन्होंने चला के देखा, और उनके सारे सिस्टम को उन्होंने वॉच किया। तो पाकिस्तान के पायलट्स को, पाकिस्तान के एयरफोर्स के इंजीनियर्स को राफेल तैयारा जो था उसका सब कुछ टेक्निकल नो हो थे, उसको देख के फिर उन्होंने इस साइड पे अपना सिस्टम क्रिएट कर लिया। तो एक तो कतर से पाकिस्तान को टिप्स मिली और उसका बड़ा फायदा हुआ पाकिस्तान को, और उसके अलावा बाकी दोनों जो सिस्टम थे वो पाकिस्तान ने खुद क्रिएट किए। अब ये सिस्टम चाइना के पास नहीं है, अमेरिका के पास नहीं है, यूके के पास नहीं है, तो चाइनीज जो एक्सपर्ट्स हैं वो राब्ता कर रहे हैं मुसलसल पीएफ के साथ, पाकिस्तानी पायलट्स के साथ, पाकिस्तानी गवर्नमेंट के साथ, पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेज के साथ, कि ये हमें दिया जाए ताकि हम भी इसको क्रिएट कर सकें और इसको रेप्लिकेट कर सकें। ठीक है। तो अब हो सकता है फ्यूचर में पाकिस्तान ऑपरेशन जारी है, हो सकता है ऑपरेशन जारी है, दे सके। इसमें एक बड़े मजे की बात आपको बताऊं, कौन सा तैयारा उड़ता था? इंडिया के पास कुछ तैयारे हैं जिसमें SU-30 है, रशियन प्लेन है उनके पास, ये राफेल है जो कि इनका प्लेन था फ्रांस का, उसके अलावा मिराजेस हैं उनके पास। इन्होंने कौन सा तैयारा उड़ रहा है, किस टाइम, कहां, कौन से एयरबेस से उड़ा है, ये भी बता देते थे लड़के पायलट को कि फलाना तैयारा फलाने एयरबेस से उड़ा है, कि मतलब SU है या ये राफेल है, यहां तक डिटेल इन्हें मालूम। ये बेसिकली टेक्निकल नॉलेज है जो हमारे, क्योंकि जो ये याद रखो कि जो ग्रोइंग कंट्रीज होते हैं ना, हम उसको ग्रोइंग कंट्री कहते हैं, ऐसे मुल्क जो तरक्की कर रहे हैं, ये तरक्की पजीर मुल्क है जिसमें पाकिस्तान शामिल है। हमारे पास ज़्यादा टेक्नोलॉजी होती नहीं, हमारे पास ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है, हमारे पास ज़्यादा पैसा नहीं है, तो इसके साथ हमारी जो जबिलत है ना, इंसान उसको बहुत ज़्यादा शार्प कर लेते हैं। तो जो पाकिस्तान के नौजवान हैं, जो पाकिस्तान के शहरी हैं, जो पाकिस्तान की आबादी है, इनकी जबिलत बड़ी है, इन्होंने उसको बड़ा शार्प कर लिया। तो ये रेडार के ऊपर को बेसिकली सिर्फ छोटे छोटे स्पॉट्स नजर आते हैं, उसका ये आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते ये किस टाइप का है। अब इन्होंने अपनी जबिलत इतनी स्ट्रांग कर ली हुई है कि तो ये उस नुक्ते को देख के फौरन बता देते हैं कि ये राफेल है, ये MiG-29 है, MiG-21 है, ये SU-30 है और ये मिराज है। तो उसको सिर्फ उससे, उसकी मूवमेंट से ही अंदाजा लगा लेते हैं और फौरी तौर पर बता देते हैं कि इतने राफेल है, इतने इसके अंदर MiG-29 है, इतने MiG-21 है, इतने मिराजेस है। तो ये जो पाकिस्तान के अपने पायलट्स और पाकिस्तान के अपने इंजीनियर्स और पाकिस्तान के जो अपने नौजवान हैं, लड़के हैं जो PF में अंदर काम करते हैं, ये उनका कमाल है कि इन्होंने अपनी सेंस इतनी तेज डेवलप कर ली हुई है कि उससे बहुत कुछ कर जाते हैं। ठीक है, ठीक है। चौधरी साहब, एक और भी बड़ी अंदर की खबर आई है, वो कहता है कि अभिनंदन रोकता रहा है उड़ने से कि ना जाना, ये माने नहीं, वापसी में फिर सारे कह रहे थे तुम ठीक कह रहे थे यार। अच्छा, अब चलते हैं जी दूसरी स्टोरी की तरफ। दूसरी स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट है जी, जहाज़ों की गेम चल रही है।
अब जरी से बात है, इन जहाज़ों में टेक्नोलॉजीज हैं। ये जो राफेल है ये 4.5 ग्रेड का तैयारा है, ठीक है। अब इससे ऊपर के जो तैयारे हैं उसे एक अलग टेक्नोलॉजी कहा जाता है। वो टेक्नोलॉजी क्या है, वो कितनी खतरनाक है, और अगर वो टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के पास आ जाती है तो यकीन माने आप और मैं भी उस जहाज पे बैठ के हो सकता है किसी दिन अपने पायलट के साथ जा रहे हूं और पायलट हमें दिखा रहा हो कि ये देखो ये दिल्ली है, ये सारे उनके हमें शहर दिखा के आ सकते हैं और शायद इंडिया को पता भी ना चले ये होने क्या वाला है, ये टेक्नोलॉजी कौन सी है, ये जहाज कौन से हैं, ये डिटेल से स्टोरी आपको बताएंगे अपने इस टॉपिक। अब एक जो नेक्स्ट जनरेशन जहाज है उनको कहते हैं 5th जनरेशन जहाज, और वो ऐसे हैं जिनके ऊपर स्टेल्थ टेक्नोलॉजी होती है। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी जो सबसे पहले जो उसामा बिन लादेन का ऑपरेशन हुआ था, अगर आपको याद हो एबटाबाद के अंदर, तो वहाँ पे हेलीकॉप्टर जो अमेरिकन के आए थे उन्हें हमारे रेडार्स डिटेक्ट नहीं कर सके थे। वो पूरा अफगानिस्तान से चल के पाकिस्तान के अंदर आके ऑपरेशन करके फिर वापस चले गए, और फिर बाद में अमेरिकन ने हमें बताया कि हमने आपके मुल्क में जाके उसामा बिन लादेन को मार दिए। और ये हमारे लिए बड़ा सरप्राइज एलिमेंट था कि हमें अंदाजा नहीं हुआ, क्योंकि हमारे रेडार्स चल रहे थे लेकिन रेडार्स के अंदर वो नजर ही नहीं आए। तो उस वक्त ये पता चला कि ये एक नई टेक्नोलॉजी है जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है, जिसमें जहाज रेडार्स पे नजर नहीं आते। और उसके बाद पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम भी लगा कि ये टेक्नोलॉजी हमने चाइना को दी थी, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। और वो हुआ ये था कि एक हेलीकॉप्टर जब वो उनका उड़ने लगा उसामा बिन लादेन के ऑपरेशन के बाद, तो उसका पर दीवार के साथ लग गया था। दीवार के साथ लगने की वजह से वो हेलीकॉप्टर उड़ नहीं सका, उसमें आग लग गई थी। फिर अमेरिकन ने, सोल्जर्स ने उसके अंदर बम रख के उसको उड़ा दिया था ताकि ये किसी के हाथ ना आए। लेकिन इसके बावजूद भी वो बड़ा बम नहीं लगा सके थे, क्योंकि वो आबादी थी। अगर बड़ा बम लगाते तो बहुत सारी कैजुअलिटी हो जानी। तो छोटा बम लगाया था जिससे हेलीकॉप्टर का सिस्टम तबाह हुआ, लेकिन पूरा हेलीकॉप्टर तबाह नहीं हुआ था। और उसके बाद अमेरिकन ने इल्ज़ाम लगाया कि हमने वो सारा मलबा उठा के चाइनीज़ को दे दिया। अब वो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी थी, और वहाँ से फिर चाइनीज़ ने उसको रिवर्स इंजीनियरिंग करके स्टेल्थ टेक्नोलॉजी सीख ली उन्होंने, और फिर उन्होंने एक 5th जनरेशन की तरफ चले गए। अब इसके ऊपर स्टेल्थ टेक्नोलॉजी में क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर किसी का एज है कोई बहुत आगे, तो अमेरिकन है, क्योंकि क्रिएट ही उन्होंने की। उसके बाद फिर फ्रेंच हैं, फिर जर्मन है, फिर ब्रिटिश हैं, वो इसके ऊपर बहुत काम कर रहे हैं। चाइनीज़ जो उनके पास ये टेक्नोलॉजी आ गई, उन्होंने डेवलप कर ली है। अब वो उन्होंने एक जहाज़ बनाया, J-20 बनाया, और उसके बाद J-35 बनाया, जिससे J-35A कहते हैं, जो लेटेस्ट है। और उसके अंदर स्टेल्थ टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है, और सुपरसोनिक है, और उसकी स्पीड जो है अनमैचेबल है, और स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है। और स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का मतलब ये है कि रेडार अब उसको डिटेक्ट नहीं कर सकता कि कहाँ उड़ रहा है, किधर जा रहा है। इंडिया ने भी खरीदने हैं जहाज़, इंडिया अमेरिकन के साथ सौदा कर रहा है, और F-35 जो हमारे F-16 है ना, उससे कहीं आगे F-35 है। तो वो अमेरिकन जहाज़ खरीदे F-35, जबकि हमने चाइना से जो J-35A खरीद लिए हैं। पाकिस्तान का सौदा हो चुका है, और बड़ी दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान के पायलट्स चाइना जाके अब उसकी ट्रेनिंग भी ले रहे हैं। बहुत आगे चला गया पाकिस्तान। तो मुझे लगता है कि 2025 के आखिर तक, अक्टूबर या नवंबर में, ये हमें जहाज मिल जाएंगे। अगर ये फर्स्ट बैच मिल गया तो दुनिया में सिर्फ 2 मुल्क होंगे जिनके पास ये 35 हो गए। एक चाइना जिसने अपने पास रखे हैं, और कुछ पाकिस्तान को दिए हैं। तो पाकिस्तान दूसरा मुल्क होगा जिसके पास इतना सोफिस्टिकेटेड जहाज होगा, क्योंकि अब वॉर थिएटर जो है वो तब्दील हो चुका है। कोर्स ऑफ वॉर जो है वो कंप्लीटली बदल चुका है। तो जब आपने करिकुलम भी बदल लिया, तो उस करिकुलम के अंदर अब मिसाइल्स होंगे, जहाज होंगे, और ड्रोन होंगे, और पाकिस्तान बड़ी तेजी से उस साइड पे जा रहा है। और वजह यह है कि पाकिस्तान को पता है कि अगला जो हमला इंडिया की तरफ से होगा वो फाइनल होगा। तो उससे पहले हमने अपने हार्सेस को बाकायदा मालिश करके, तैयार करके, अपने वेपन्स को, वो जो कहते हैं वेपन्स को कहते हैं तेल लगाना, जो आपका तेल लगाना मशहूर भी बहुत हुआ हो, उसको तैयार कर लें। अच्छा सर, मजे की बात है, F-35 जो मिल रहा है ना, वो 2030 के बाद के 2033 में कह रहे हैं जी, अमेरिका ने लारा लगाया हुआ इंडिया को, हम तुम्हें देंगे। पर वो एक अलग कहानी है, फिर देखते हैं क्या होता है जी। कोर्स ऑफ वॉर थोड़ा सा अभिनंदन ने भी जी तब्दील किया। सुना है अभी कि जब भी कुछ जहाज उड़ने लगता है तो रनवे पे आके लेट जाता है और कहता है नहीं उड़ने दूंगा, नहीं उड़ने दूंगा। उसकी मजाक। ऑनरेबल आदमी, वैसे मैं सीरियसली कह रहा हूँ, ऑनरेबल आदमी है, बड़ा अच्छा पायलट था। उसका पाकिस्तान के अंदर उसका बिहेवियर अच्छा था। मशीन है यार, मशीन गिर गई तो अब वो क्या कर सकता है। अगर उसकी कम्युनिकेशन उस वक्त भी हमने जैम की थी, लेकिन हमने बताया नहीं था किसी को। हमारे पास भी मशीन ही है जो हम उड़ा रहे होते हैं सारा। लेकिन बहरहाल जो भी है, ऑनरेबल आदमी है, और पाकिस्तान के अंदर भी उसका बिहेवियर बहुत अच्छा था। हमारा मसला है सादा सा, इंडियन मीडिया जिस लैंग्वेज में बात करता है ना पाकिस्तान के मुतालिक, तो हम उन्हें छोड़ेंगे तो नहीं। ये तो ना तसव्वुर करें कि फिर हम उनके किसी की इज्जत करेंगे। हाँ, इज्जत करवानी है तो इज्जत से बात करो, हम भी इज्जत से कर लेंगे। चलें जी, आप चलते हैं जो नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है जी कि जब हमने इंडिया को पीटा तो चाइना ने कहा जी हम क्यों पीछे रहे हैं। उन्होंने भी एक ऐसी सुरली छोड़ी है कि अब इंडिया को चैन नहीं आ रहा है, उन्हें समझ नहीं आ रहा क्या हुआ। एक ऐसी जगह जो कि पहले से ही कॉन्ट्रोवर्शियल थी, उसके नाम तब्दील कर दिया चाइना ने, कहा हमारी, हम किसी भी दिन लेने आ सकते हैं। जगह कौन सी है, हुआ क्या है, डिटेल से स्टोरी बता। अब अगर आप कभी तिब्बत जाएं तो तिब्बत जो है, अगर आप उसकी पहाड़ों से नीचे उतरना शुरू करें, हिमालय जो है वहाँ पे अगर उतरना शुरू करें, तो एक जगह पे आ जाती है जहाँ पे एक साइड पे बांग्लादेश है, दूसरी साइड पे नेपाल है, और तीसरी साइड पे इंडिया है। तो वहाँ पे 3 मुल्क मिलते हैं, और यानी चाइना, साथ नेपाल, साथ इंडिया, साथ बांग्लादेश। और जो वहाँ से दरिया उतरते हैं जो तिब्बत की तरफ से, वो बांग्लादेश से होते हुए कुछ जो पानी है वो नेपाल को देते हुए, और कुछ जो है वो इंडिया को देते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। ठीक है। तो वहाँ पे एक इलाका है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, उसको इंडिया ने अरुणाचल प्रदेश का नाम दिया हुआ है। वहाँ पे इंडिया ने कब्जा किया, वो कहता है जी ये हमारा इंडिया का हिस्सा है, जबकि चाइनीज़ ये क्लेम करते थे कि ये हमारा हिस्सा है।
चाइनीज़ का कमाल ये है कि जब वो आज़ाद हुए तो उन्होंने किसी मुल्क के साथ कोई कन्फ्लिक्ट पैदा नहीं होने दिया, और जिसने जिस ज़मीन के ऊपर कब्जा किया होता कहते करते रहो पुत्र, कोई मसला नहीं, जरा हमें थोड़ा सा अपने आप को जरा ताकतवर करने दो। तो अब वो इस कदर ताकतवर हो गया है कि अब उसने अपने इलाके वापस लेना शुरू कर दिए, क्योंकि इतना बड़ा देव बन चुका है, इतना बड़ा जिन बन चुका है कि अब सारे मुल्क जो उससे घबराते हैं इनकार करते हुए। तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह उसने हांगकांग के ऊपर क्लेम किया था, जिस तरह ताइवान के ऊपर अब क्लेम किया हुआ है, बिल्कुल उसी तरह इसने अरुणाचल प्रदेश जो है इसके ऊपर भी उसने क्लेम है। और 1962 के अंदर बाकायदा जंग भी हुई थी, और उस वक्त जो नेहरू साहब थे वो बाकायदा अमेरिका के पास गए थे, और अमेरिका के पास जाकर उन्होंने कहा जी आप पाकिस्तान को कहें कि इस मौके का फ़ायदा ना उठाएं, क्योंकि हमारी जंग हो रही है 1962 में चाइना के साथ। उन्हें खतरा था कि कहीं पाकिस्तान हमला करके कश्मीर अपने कब्जे में ना कर ले। तो अमेरिकन के कहने पर जनरल अयूब खान साहब ने उसको गारंटी दी थी कि आप आराम से जंग लड़ें, हम अभी फारग नहीं है अच्छा। हम इधर कब्जा नहीं करेंगे। और आज तक वैसे मुर्रखीन ये कहते हैं कि उस वक्त बड़ा गोल्डन टाइम था। अगर जनरल अयूब खान साहब उस वक्त जब चाइना के साथ इन्वॉल्व था इंडिया, उस वक्त अगर कश्मीर के ऊपर कब्जा कर लेते तो आज कश्मीर पाकिस्तान का होता, लेकिन बहरहाल वो मौका हमने ज़ाया कर दिया। अब चाइना ने जो सारा इलाका है उसमें कुछ इलाका चाइना के पास है, कुछ इलाका जो इंडिया के पास है। अब चाइनीज़ ने जो अरुणाचल प्रदेश के इलाके हैं उनका नाम चाइनीज़ में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। जंगान उसने नाम रखा है, और कुछ 26-27 जगह ऐसी हैं जहाँ पे उसने अपने नाम रख लिए, जिसके ऊपर इंडियंस बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि अगर वहाँ से उतर जाता है चाइना और वो दस्तक देना शुरू कर देता है इंडिया के इस साइड पे बॉर्डर्स पे, तो एक तो 7 सिस्टर्स उनकी स्टेट्स भी गई, और साथ साथ ये है कि आगे बढ़ता चला जाएगा। और इसी जगह पर उसने बांग्लादेश के अंदर एक एयर बेस बनाने का फैसला भी कर लिया बांग्लादेशियों के साथ मिलकर। तो इस वक्त इंडिया 3 जगहों से फंस चुका है, चाइना से, बांग्लादेश से और पाकिस्तान से। और अगर इस टाइप की हरकतें अगर उसने करनी शुरू की और 3 मुल्क मिल गए तो एक ऐसी ट्रायंगल है जिसने पीस कर रख देना है इंडिया को। चौसा वैसे 4 जगह से फंस चुका है, अमेरिका ने भी रगड़ दिया। अमेरिका का पता कुछ नहीं। अब चलते हैं जी अपनी अगली स्टोरी पे, बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है जी। आलमी जौहरी तवानाई एजेंसी है जी, इसने पाकिस्तान के मुतल्लिक एक रिपोर्ट दी है। ये खबर मैं आपको नहीं बताऊंगा। पाकिस्तान के मुतल्लिक एक बहुत हैवी कैंपेन की गई थी, बहुत स्ट्रेट कैंपेन थी, और पाकिस्तान के इमेज को नुकसान देने की कोशिश की गई थी। इसका जवाब आया है, और यकीन माने ये जवाब नहीं, ये थप्पड़ आया है। ये पूरी डिटेल से स्टोरी आपको बताएंगे जावेद चौधरी। अब ये ज़हन में रखो कि जितने भी मुल्क हैं जो न्यूक्लियर पावर हैं, उनके जहाँ पे न्यूक्लियर असासे होते हैं वो डिक्लेयर्ड होते हैं, ये खुफिया नहीं होते। ये आपके लिए बड़ी दिलचस्प बात होगी। उसकी वजह यह है कि जो इंडिया के अंदर जहाँ जहाँ उन्होंने अपने असासे रखे हुए हैं वो पाकिस्तान को पता है, और जो पाकिस्तान के अंदर रखे हुए हैं इंडिया को पता है। उसकी वजह यह है कि दोनों मुल्क खुद बताते हैं, पाकिस्तान इंडिया को खुद बताता है, इंडिया पाकिस्तान को खुद बताता है। और उसकी वजह ये होती है कि कहीं छोटी छोटी छेड़छाड़ की वजह से, या किसी गड़बड़ की वजह से, या किसी गलतफहमी की वजह से कोई दूसरा मुल्क हिट ना करते उस जगह पे, और हिट करेगा तो एक बहुत बड़ी तबाही होगी। तो इसलिए सबको बताया जाता है कि इस जगह पे तोप लगी है, उसको नहीं छेड़ना, कहीं ऐसा ना हो कि पूरी दुनिया इस अजाब का शिकार हो जाए। तो वो उन्होंने एक क्लेम ये किया इंडिया ने कि जी हमने जब सरगोदा के ऊपर अटैक किया तो हमने जहाँ पे पाकिस्तान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी थी, न्यूक्लियर फैसिलिटीज थी, हमने उसको हिट किया, जिसके बाद रेडिएशन निकलना शुरू हो गया और वहाँ पे कैंसर फैल जाएगा, क्योंकि हमने हिट कर दिया हुआ इसको। और ये इतना ज़्यादा प्रोपेगेंडा किया गया कि लोगों ने उसको सच समझना शुरू कर दिया, बैनुल कौमी लेवल पर भी सच समझना शुरू कर दिया। और जब इस टाइप की खबर आती है तो IAEA जो है इदारा है जिसको कहते हैं आलमी जौहरी तवानाई एजेंसी, वो फौरी तौर पर एक्टिव हो जाती है, क्योंकि ये वियना के अंदर इनका हेडक्वार्टर है, और जहाँ जहाँ जौहरी फैसिलिटीज़ को क्रिएट हुई होती है तो ये हमेशा वहाँ पर जाके चीज़ों को चेक करते रहते हैं, क्योंकि सारे जौहरी तवानाई अगर स्लिप हो जाए तो पूरी दुनिया गई ना। तो ये एक इदारा बना हुआ है, बैनुल कौमी इदारा है। तो उसने फौरी तौर पर अपने सारे इक्विपमेंट से इस्तेमाल किए, उसने सारे अपने प्रोटोकॉल इस्तेमाल किए। प्रोटोकॉल इस्तेमाल करने के बाद उसने ऐलान कर दिया कि पाकिस्तान में किसी जगह कोई गड़बड़ नहीं है, और इनका कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम बिल्कुल ज़बरदस्त है, और बैनुल कौमी सतह का है, बिल्कुल उसी तरह जैसे यूरोप और अमेरिका का है। लिहाजा यहाँ पे किसी किस्म की कोई चीज़ नहीं होती। ये वो चीज़ है जिसने इंडिया को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया, क्योंकि इंडिया ने ये बहुत प्रोपेगेंडा किया था। इसके साथ साथ उनके जो वज़ीर दिफा हैं, जैसे हमारे ख्वाजा आसिफ साहब हैं ना, वहाँ पर राजनाथ साहब हैं। तो राजनाथ साहब ने कल जम्मू कश्मीर में खड़े होकर, जम्मू में खड़े होकर उन्होंने कहा जी कि ये जो एटमी हथियार हैं पाकिस्तान के वो सेफ़ नहीं है, तो IAEA को चाहिए कि वो अपने कब्जे में ले लें। तरह निकला हुआ कमाल है वैसे यार, वैसे हाँ भाई। और इससे पहले आपको पता है वो नरेंद्र मोदी साहब ने कहा था कि हम इनकी ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे, न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे। यार कर कौन रहा है भाई आपको? डरे हुए हैं सर, डरे हुए बहादुर बहुत ज्यादा है, अब क्या करें। बहादुर है बस। चलिए अब चलते हैं जी अपनी आखिरी स्टोरी पे। आखिरी स्टोरी जी हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया का एक ऐसा डैम है जो हमने भी निशाने पे रखा हुआ है। वजीर आजम ने स्ट्रेट इसके बारे में दोबारा बात की, और उन्होंने कहा जी कि हम छोड़ेंगे नहीं। एक ऐसा काम था जो इंडिया ने डर था कि ये कोई ऐसी हरकत करे ना, लेकिन पाकिस्तान उसका जवाब तैयार करके बैठा था, और आज वजीर आजम ने बता दिया कि वो जवाब क्या था। ये डिटेल से स्टोरी बताते हैं आपको इस टॉपिक। अब बगलियार डैम है जो दरिया चनाब के ऊपर बना हुआ है। 2 दरिया जेलम और चनाब पाकिस्तान के हिस्से में आए थे, 3 आए थे ना, एक दरिया सिंध था, एक जेलम था, एक चनाब था, और इनका पानियों पे पाकिस्तान का हक है। तो उसने इंडिया ने दोनों दरियाओं के ऊपर डैम बनाने शुरू कर दिए थे। एक उड़ी डैम उससे बनाया जो सलाम आबाद कहते हैं उसको, और वो दरिया जेलम के ऊपर बना दिया, और बगलियार डैम था जो दरिया चनाब के ऊपर बना दिया। उस वजह से पाकिस्तान का पानी कम हो जाता है, और जब बहुत ज़्यादा सैलाब आते हैं तो मानसून होती है तो पानी छोड़ दिया जाता है, यहाँ पे सैलाब आ जाते हैं।
तो जब ये सारी ज़रा कन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ तो पाकिस्तान ने उड़ी डैम को भी लॉक कर लिया था और साथ साथ इस बंगलियार डैम को भी लॉक कर लिया था। अब इस सारी चपकश के दरमियान जब मिसाइल मारे गए तो वो नीलम झेलम प्रोजेक्ट जो पाकिस्तान का है उसको भी मिसाइल से ज़ख्मी किया गया था। कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि अगर वाकई हमारा नीलम झेलम जो प्रोजेक्ट है उसको नुकसान पहुंचता तो हमने बगलियार डैम उड़ा देना था। और इसी खबर के अंदर एक खबर है कि पाकिस्तान ने इन दोनों डैमों के ऊपर इन दोनों डैमों को लॉक कर दिया हुआ। किसी किस्म की गड़बड़ हुई और अगर पाकिस्तान को पानी नहीं मिलता इंडिया की तरफ से तो पाकिस्तान ने ये डैम उड़ा देना। ठीक है, सीधा मैसेज है। सीधा मैसेज। ठीक है नाज़रीन, आज का वीलॉग देखा, यकीनन बहुत इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। बीइंग अ पाकिस्तानी बहुत मज़ा आ रहा है, अपनी आज़ादी को, अपने इस जंग की जीत को एंजॉय करें। लाइक शेयर सब्सक्राइब, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।